द कश्मीर फाइल्स 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत करती 1990 के दशक में भारतीय प्रशासित कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के आसपास केंद्रित है। यह पलायन और उससे जुड़ी घटनाओं को एक नरसंहार के रूप में दर्शाता है, एक धारणा जिसे व्यापक रूप से विद्वानों द्वारा गलत माना जाता है। फिल्म का दावा है कि इस तरह के तथ्यों को चुप्पी की साजिश से दबा दिया गया था। द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी हैं। कथानक एक कश्मीरी हिंदू कॉलेज के छात्र का अनुसरण करता है, जिसे उसके निर्वासित दादा ने पाला और अपने माता पिता की मृत्यु की परिस्थितियों के ज्ञान से परिरक्षित किया। अपने दादा की मृत्यु के बाद छात्र, जो कॉलेज में विश्वास करने आया था कि पलायन सौम्य था, अपने परिवार की मौतों के तथ्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित हो गया। प्लॉट वर्तमान समय में छात्र की खोज 2020 और उसके परिवार के 30 साल पहले के ट्रेवल्स के बीच वैकल्पिक है। यह फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 6 यह एक व्यावसायिक सफलता रही है। 22 भारत की सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी द्वारा प्रचार और कर लाभों से लाभान्वित होती दिख रही है। 23 फिल्म का आलोचनात्मक स्वागत मिश्रित था, एक सिनेमेटोग्राफी और अभिनय के साथ सम्मोहक माना जाता था। 27 लेकिन स्थापित इतिहास 12, 13, 28 और इस्लामोफोबिया का प्रचार करने के प्रयास के लिए आलोचना को आकर्षित करने वाली कहानी। 7, 13, 28, 29, 30 समर्थकों ने कश्मीर के इतिहास के एक अनदेखे पहलू को दिखाने के लिए फिल्म की प्रशंसा की है। 7 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई भाजपा मंत्रियों ने फिल्म की प्रशंसा की है। 28 भारत भर के थिएटरों में हिंसा के लिए उकसाने सहित मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देखे गए हैं। 31, 32, 28 अप्रैल 2022 तक फिल्म, जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए $1 और 90 सेंट मिलियन 33 से 25 करोड़ रुपए $3 और 10 सेंट मिलियन 4 थी, ने दुनिया भर में 340.92 करोड़ रुपए $43 मिलियन की कमाई की थी। 34 2022 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। प्लॉट अक्सर वर्ष 2020 में सेट की गई समकालीन अवधि के बीच स्विच करता है और पूरी फिल्म में 1989-1990 तक फ्लैशबैक करता है। लगभग 1989-1990-1989-1990 में कश्मीर में इस्लामिक आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदू पंडितों को रालिब गालिब या चालिब धर्मांतरित इस्लाम में छोड़ो या मरो और अल सफा बट्टे दफा भगवान की कृपा से पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय घाटी छोड़ देगा। पुष्कर नाथ पंडित, एक शिक्षक, अपने बेटे करण की सुरक्षा के लिए चिंतित है, जिस पर उग्रवादियों द्वारा भारतीय जासूस होने का आरोप लगाया गया है। पुष्कर अपने मित्र ब्रह्मा दत्त, जो कि एक सिविल सेवक है, से करण की सुरक्षा के लिए अनुरोध करता है। ब्रह्मा पुष्कर के साथ कश्मीर की यात्रा करते हैं और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा को देखते हैं। वह इस मुद्दे को जम्मू और कश्मीर J&K के मुख्यमंत्री के साथ उठाता है, जो ब्रह्मा को निलंबित कर देता है। मिलिटेंट कमांडर फारूक मलिक बिट्टा, जो पुष्कर का एक पूर्व छात्र भी है, पुष्कर नाथ के घर में घुस जाता है। करण एक चावल के कंटेनर में छिप जाता है, लेकिन बिट्टा उसे ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। पुष्कर और उनकी बहू शारदा अपनी जान की गुहार लगाते हैं। बिट्टा अपनी जान के बदले में शारदा को करण के खून से सने चावल खाने के लिए मजबूर करता है। बिट्टा और उसके गिरोह के घर छोड़ने के बाद पुष्कर ने अपने डॉक्टर मित्र महेश कुमार से एम्बुलेंस लाने और करण की जान बचाने की गुहार लगाई। हालांकि अस्पताल उग्रवादियों द्वारा ले लिया जाता है, जो अस्पताल के कर्मचारियों को गैर मुस्लिमों का इलाज करने से मना करते हैं। इसके बाद करण ने गोलियों से घायल होकर दम तोड़ दिया। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुष्कर और उनके परिवार को उनके पत्रकार मित्र विष्णु राम एक हिंदू कवि कौल के पास ले जाते हैं, जो मुसलमानों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है। कौल कई पंडितों को अपने घर ले जाता है, लेकिन उग्रवादियों का एक समूह सुरक्षा देने की आड़ में कौल और उसके बेटे को लेने आता है। बाकी पंडित वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाद में कौल और उनके बेटे की लाश पेड़ों से लटकी देखकर चौंक जाते हैं। कश्मीर घाटी के शरणार्थी पंडित जम्मू में बसते हैं और अल्प राशन और खराब परिस्थितियों में रहते हैं। ब्रह्मा को जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
उनके अनुरोध पर गृह मंत्री जम्मू शिविरों का दौरा करते हैं, जहां पुष्कर अनुच्छेद 370 को हटाने और कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की मांग करते हैं। ब्रह्मा शारदा को कश्मीर के नदीमर्ग में एक सरकारी नौकरी दिलाने का प्रबंधन करता है और परिवार वहां चला जाता है। एक दिन बिट्टा के नेतृत्व में आतंकवादियों का एक समूह भारतीय सेना के सदस्यों के रूप में तैयार होता है और नदीमर्ग पहुंचता है। वे वहां रहने वाले पंडितों को घेरने लगते हैं। जब आतंकवादी उसके बड़े बेटे शिवा को पकड़ लेते हैं तो शारदा प्रतिरोध करती है। गुस्से में फारूक ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके आधे शरीर को देखा। वह शिव और शेष पंडितों को लाइन में खड़ा करता है और उन्हें एक सामूहिक कब्र में गोली मार देता है। जो हुआ उसके बारे में बात फैलाने के लिए पुष्कर को बख्शा गया। 2020 वर्तमान समय में शारदा के छोटे बेटे कृष्णा को पुष्कर ने पाला है। उनका मानना कि उनके माता पिता की मौत एक दुर्घटना में हुई थी। ANU के एक छात्र बी कृष्णा प्रोफेसर राधिका मेनन के प्रभाव में हैं, जो कश्मीरी अलगाववाद के समर्थक हैं। पुष्कर के मित्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पुलिस अधिकारी हरि नारायण, जिन्होंने करण के मारे जाने पर कश्मीर में सेवा की थी, उनकी स्मृति से कश्मीर की घटनाओं को याद करते हैं, जिसे ब्रह्मा नरसंहार कहते हैं। कृष्णा ANU का छात्र चुनाव लड़ता है। प्रोफेसर राधिका मेनन की सलाह के बाद वह पुष्कर के गुस्से के लिए कश्मीर के मुद्दे के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। बाद में जब पुष्कर की मृत्यु हो जाती है तो कृष्ण पुष्कर की अंतिम इच्छा के अनुसार राख को बिखेरने के लिए कश्मीर में अपने पैतृक घर जाते हैं। मेनन ने कृष्णा से सरकार के कथित अत्याचारों को उजागर करने के लिए कश्मीर में कुछ फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा। मेनन के एक संपर्क की मदद से कृष्णा बिट्टा से मिलता है और उस पर पंडितों की स्थिति के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता है। लेकिन बिट्टा खुद को नए जमाने का गांधी बताता है, जो एक अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। बिट्टा का दावा है कि भारतीय सेना ने ही कृष्णा की मां और भाई को मारा था। जब कृष्ण ब्रह्मा से इस दावे के बारे में सवाल करते हैं तो ब्रह्मा ने उन्हें समाचार पत्रों की कटिंग पुष्कर द्वारा एकत्रित की फाइलें सौंपी, जिसमें बताया गया कि भारतीय सेना के सैनिकों के रूप में प्रच्छन्न उग्रवादियों ने उन्हें मार डाला था। कृष्णा दिल्ली लौटता है और ANU परिसर में एक गर्जनापूर्ण भीड़ के लिए विश्वविद्यालय के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना निर्धारित भाषण देता है। वह कश्मीर के इतिहास और अपने परिवार और अन्य कश्मीरी हिंदू पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में विस्तार से बताता है, जिसे उसने अपनी यात्रा से खोजा था। यह उनके गुरु प्रोफेसर मेनन और उनके अन्य छात्रों को झटका देता है और कृष्णा को शुरू में बैठक में प्रतिरोध और उपहास का सामना करना पड़ता है। कुछ छात्र अंततः कृष्ण के भाषण का स्वागत करते हैं और उसकी सराहना करते हैं।